Welcome to this class of Algebra for BSc first year students. I am Dr. Priya Solomon, Associate Professor in Department of Mathematics at Government Mira Girls College, उदयपुर। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। यहाँ पर देखिए ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हमें दे रखा है। पहली इक्वेशन है a11x1 प्लस a12x2 and so on up to a1 and xn. This is equal to b1. Second equation है a21x1 plus a22x2 and so on up to a2n xn is equal to b2. इस तरह से आप कंटिन्यू करिए। ये mth इक्वेशन है am1x1 प्लस am2x2 प्लस amn xn is equal to bm. तो ये टोटल हमारे पास m इक्वेशंस हैं इन n अननोन्स। n अननोन्स ये हैं x1, x2 एंड सो ऑन अप टू xn। अब ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसे हम मैट्रिक्स इक्वेशन के फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं ax इज इक्वल टू b। कैपिटल A यहाँ पर कोफिशिएंट मैट्रिक्स है जो इन कोफिशिएंट्स को यहाँ से लेके बनाई गई है। सो दिस इज द कोफिशिएंट मैट्रिक्स जिसे हम गुणांक मैट्रिक्स भी कहते हैं। अननोन्स x1, x2 अप टू xn थे, तो ये कैपिटल X से हम डिनोट कर रहे हैं। दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स, अज्ञात राशियों की ये मैट्रिक्स है। और ये जो राइट हैंड साइड पे हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स आ रही थी b1, b2 अप टू bm, इनको लेके जो मैट्रिक्स बनाई गई है इसको हम b से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म्स, अचर राशियों की मैट्रिक्स है ये। तो इस तरीके से हम नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस के सिस्टम को ax इज इक्वल टू b इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये मैट्रिक्स यहाँ पर देखिए a और बीच में पार्टीशन लगा के b लिखा हुआ है। तो a होती है आपकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स, तो पार्टीशन से पहले वाला ये जो पोर्शन है ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स हैं, और कैपिटल B से हम डिनोट करते हैं मैट्रिक्स ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म्स। तो ये पार्टीशन के बाद वाला जो पोर्शन है ये इंडिपेंडेंट टर्म्स यहाँ पर लिखी हुई हैं। अगर इनको साथ में लिख दिया जाता है पार्टीशन लगा के इस तरह से, तो जो मैट्रिक्स हमें मिलती है वो कहलाती है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स या संवर्धित मैट्रिक्स। क्योंकि इसमें एक्चुअली क्या है कि ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स थी इसको ऑगमेंट किया गया है यूजिंग द मैट्रिक्स ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म्स। तो गुणांक मैट्रिक्स का संवर्धन किया गया है ये इंडिपेंडेंट टर्म्स की मैट्रिक्स को इसमें इंक्लूड करते हुए, इसलिए ये कहलाएगी संवर्धित मैट्रिक्स। अब हम बात करेंगे कंसिस्टेंसी की। होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस डिस्कस करते समय हमने देखा था कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम कंसिस्टेंट या संगत कहते हैं अगर इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, और अगर कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है तो सिस्टम कहलाता है इनकंसिस्टेंट या असंगत। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस था जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, वो हमेशा कंसिस्टेंट होता है क्योंकि ट्रिवियल सॉल्यूशन या ज़ीरो सॉल्यूशन हमेशा उसका सॉल्यूशन होता है। अब ये जो सिस्टम है ऑफ लीनियर नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस, इसका हमेशा कंसिस्टेंट होना ज़रूरी नहीं है, हमेशा इस सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे ये ज़रूरी नहीं है। तो अब हम देखेंगे कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी, मतलब क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो कि आप सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकाल पाएँ। तो संगतता की शर्त अब आप देखिए, ये जो सिस्टम है ax इज इक्वल टू बी ऑफ m नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस इन n अननोन्स, ये कंसिस्टेंट होगा, मतलब इसका सॉल्यूशन आप तभी निकाल पाएंगे अगर कोफिशिएंट मैट्रिक्स a एंड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, जिसको हम इस तरह से डिनोट कर रहे हैं a पार्टीशन लगा के b, दिस इज द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, अगर इन दोनों का रैंक सेम हो जाए
दैट मीन्स रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स अगर हो जाए तभी इस सिस्टम Ax इज इक्वल टू बी का आप सॉल्यूशन निकाल पाएंगे और ये सिस्टम कंसिस्टेंट कहला पाएगा. सो दिस इज द कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी. रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू रैंक ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स. अब देखिए नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो की जाती हैं, वो अब हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहले आपको जो नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं उनको मैट्रिक्स इक्वेशन के फॉर्म में इस तरह से एक्सप्रेस करना पड़ेगा. उसके बाद आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख लीजिए. ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म्स दोनों को इंक्लूड करते हुए आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लीजिए. उसके बाद सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशंस यूज़ करते हुए हमें इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक निकालना होता है. दैट मीन्स एक्चुअली इसका रो रैंक आप निकालेंगे. उसके लिए इसे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में रिड्यूस करना पड़ेगा यूजिंग ओनली रो ट्रांसफॉर्मेशंस. एक बार ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में रिड्यूस हो गई तो आप गिन लीजिए कि इस वाले पोर्शन में कितनी नॉन ज़ीरो रोज़ हैं और पूरी मैट्रिक्स देखी जाए तो उसमें कितनी नॉन ज़ीरो रोज़ हैं. इस वाले पोर्शन से आपको नॉन ज़ीरो रोज़ जब आप गिनेंगे तो रैंक ऑफ ए मिल जाएगा और पूरे में अगर आप नॉन ज़ीरो रोज़ गिनेंगे तो आपको रैंक ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मिल जाएगा. अगर रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स तो आप सीधे ही लिख सकते हैं कि सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. अगर इन दोनों के रैंक्स इक्वल आ गए हैं, बोथ इक्वल टू आर, तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा और इसका सॉल्यूशन आप निकाल पाएंगे. इन दोनों का जो आपने रैंक निकाला है अगर ये n के बराबर आ गया है, मतलब हमारे पास m इक्वेशंस थी इन n अननोन्स, तो r अगर नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर आ गया है उस केस में सिस्टम विल हैव अ यूनिक सॉल्यूशन. सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन इस सिस्टम का एग्जिस्ट करेगा. लेकिन अगर r लेस देन n है तो सिस्टम विल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. ऐसे केसेस में जहाँ m इज लेस देन n, टोटल m इक्वेशंस थी n अननोन्स में, तो नंबर ऑफ इक्वेशंस कम है एंड नंबर ऑफ अननोन्स ज़्यादा हैं. उस केस में जब आप रैंक निकालेंगे तो r विल बी लेस देन और इक्वल टू m, और क्योंकि m इज़ लेस देन n है तो r भी हो जाएगा लेस देन n. तो r लेस देन n वाला ही केस ये यहाँ पर भी हो जाएगा, इसलिए इस केस में भी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विल बी इनफाइनाइट. अब हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे कि सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है. तो ये फर्स्ट एग्जांपल में देखिए, ये हमें सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस दे रखा है. इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे. तो ये आपकी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हो गई. ये कोएफिशिएंट्स x, y एंड z के कोएफिशिएंट्स लिए जाते हैं. तो जैसे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो यहाँ से आएगी, कोएफिशिएंट्स हमने लिए 1, 2, -1, दिस इज द फर्स्ट रो. फिर सेकेंड रो आएगी आपके पास 3, -1, 2. थर्ड रो इज 2, -2, 3 एंड फोर्थ रो इज 1, -1 एंड 1. तो ये आपकी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हो गई. दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स. और ये राइट हैंड साइड पे जो टर्म्स आ रही हैं इनको लेते हुए मैट्रिक्स ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म्स बनाई गई. अब हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे. दिस इज द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स. इसका ये पहला पोर्शन कोएफिशिएंट मैट्रिक्स से और ये दूसरा पोर्शन आपको मैट्रिक्स ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म्स से मिलेगा. इसका हम रैंक निकालेंगे यूजिंग ओनली रो ट्रांसफॉर्मेशंस. तो एक्चुअली हम इसका रो रैंक निकाल रहे हैं. रो रैंक निकालने के लिए ये फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट आपके पास ऑलरेडी 1 है, तो रो ट्रांसफॉर्मेशंस हम कर रहे हैं इसके नीचे वाले एलिमेंट्स को 0 बनाने के लिए.
तो यहाँ 0 लाने के लिए आपको करना पड़ेगा R2 माइनस 3R1, यहाँ पर आपको करना पड़ेगा R3 माइनस 2R1, और इसे 0 बनाने के लिए R4 माइनस R1। तो ये ट्रांसफॉर्मेशंस आप करेंगे तो मैट्रिक्स आपकी इसके इक्विवेलेंट आ जाएगी। अब अगला हमारा एम होता है कि अगले डायगोनल एलिमेंट को 1 बनाना। अब अगले डायगोनल एलिमेंट को 1 बनाने के लिए या तो आप इस पूरी रो को -7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, लेकिन उससे फर्दर कैलकुलेशंस कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी क्योंकि इस रो में फ्रैक्शंस इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। तो ये नहीं करके हमने ट्रांसफॉर्मेशन जो किया है दैट इज -R2 प्लस R3। दैट मीन्स सेकेंड रो में हम साइन चेंज करेंगे तो यहाँ आपको +7 मिल जाएगा, और उसके बाद उसमें आप थर्ड रो जोड़ेंगे तो ये +7 और -6 होके आपको इस पोजीशन पे 1 मिल जाएगा। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन -R2 प्लस R3 जो हमने किया है ये इस पोजीशन पे 1 लाने के लिए किया है, और इससे आपको यहाँ पर 1 मिल गया है, फ्रैक्शंस भी अवॉइड हो गए हैं। तो यहाँ पर ये सेकंड रो आपकी इस तरह से ट्रांसफॉर्म हो गई है। बाकी की जो रोज थी उनमें कोई चेंज नहीं किया गया है। अब सेकंड डायगोनल एलिमेंट आपके पास 1 बन गया है, तो उसके बाद इसके नीचे वाले एलिमेंट्स को 0 बनाने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन किए गए हैं। तो हमने किया R3 प्लस 6R2 एंड R4 प्लस 3R2, ताकि ये दोनों एलिमेंट्स 0 हम बना सकें। तो ये ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई करने के बाद आपकी मैट्रिक्स इस तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। इसके बाद आप देख सकते हैं कि थर्ड रो में से 4 कॉमन निकल रहा है, तो हमने R3 को 4 से डिवाइड किया है, और उसके बाद ये जो फोर्थ रो थी उसमें से 2 कॉमन निकाल सकते हैं हम, तो फोर्थ रो को हम 2 से डिवाइड करके अगली ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स ऑब्टेन करेंगे। ये आप देखिए ट्रांसफॉर्मेशंस आप अप्लाई करेंगे तो उसके बाद थर्ड रो एंड फोर्थ रो ट्रांसफॉर्म होके आपके पास इस तरह से आ जाएंगी। फर्स्ट 2 रोज में हमने कोई चेंज नहीं किया है। अब आप देख सकते हैं कि थर्ड एंड फोर्थ रोज आइडेंटिकल हैं, तो अब अगर आप R4 माइनस R3 कर देते हैं तो ये आपकी फोर्थ रो पूरी की पूरी 0 आ जाएगी। अब ये मैट्रिक्स ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में रिड्यूस हो चुकी है। अब हम सीधे ही इसका रैंक निकाल सकते हैं। तो अब आप देखिए ये जो पोर्शन था कोएफिशिएंट मैट्रिक्स वाला, इसमें 3 नॉन ज़ीरो रोज आपको मिल रही हैं, इसलिए रैंक ऑफ द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू 3। अगर आप पूरी की पूरी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स देखें, इसमें भी 3 नॉन ज़ीरो रोज हैं, इसलिए रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज ऑल्सो इक्वल टू 3 एंड दिस इज इक्वल टू n। n है आपका नंबर ऑफ अननोन्स, इसलिए क्योंकि ये रैंक्स इक्वल हैं, सिस्टम इज कंसिस्टेंट और रैंक n के बराबर है, इसलिए सिस्टम विल हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल इसका विद्यमान होगा। अब हल निकालने के लिए देखिए ये वाला पोर्शन हम कंसिडर कर रहे हैं, ये रो आपकी 0 बन चुकी है तो इससे हमें लेने की ज़रूरत नहीं है, ये हमने यहाँ पर पोर्शन लिख दिया है। तो आपका सिस्टम हो जाएगा इक्विवेलेंट टू दिस नॉन ज़ीरो पोर्शन XYZ, और ये जो मैट्रिक्स है ये यहाँ से लिखी गई है आफ्टर रो ट्रांसफॉर्मेशंस। ये जो आपके पास आई है मैट्रिक्स ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, इससे हमने ये सिस्टम ऑब्टेन किया है। तो the given system will be now equivalent to this system which we have obtained through row transformations। अब इससे आप इक्वेशंस लिखिए। फर्स्ट रो से आपको मिलेगा x प्लस 2y माइनस z इज इक्वल टू 3। तो x प्लस 2y माइनस z इज इक्वल टू 3, ये पहली इक्वेशन हो गई। सेकेंड रो से दूसरी इक्वेशन आएगी 0x प्लस y प्लस 0z इज इक्वल टू 4, तो ये सिंपली रह गया y इज इक्वल टू 4। थर्ड रो से इसी तरह से आपको मिलेगा z इज इक्वल टू 4। तो y एंड z की वैल्यूज़ तो सीधे ही मिल गई। x निकालने के लिए इस इक्वेशन को आप यूज़ कर लीजिए,
तो x इज -2y प्लस z एंड +3. सब्सटीट्यूट द वैल्यूज ऑफ y एंड z. उससे आपको x की वैल्यू सिंप्लीफाई होके मिल जाएगी इक्वल टू -1. तो सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन अपने को मिल गया. x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 4 एंड z इज इक्वल टू 4. तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करने के लिए मेनली अपने को करना क्या है कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशंस लगाते हुए ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में रिड्यूस करना है. उसके बाद कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी चेक करके देख लीजिए. अगर ये सेटिस्फाई हो रही है तो इसका सॉल्यूशन निकलेगा. जो रोज 0 बन गई हैं उनको हटा दीजिए. तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का इक्विवेलेंट मिल जाएगा और इसे हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये ट्राइंगुलर फॉर्म में है. इसलिए ये जो लास्ट है इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व होगा. आप इसे निकाल लीजिए. फिर ये वाली जो रो है इसमें 2 वेरिएबल्स और ऊपर वाली रो में 3 वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे. तो इनको हम नीचे से ऊपर चलते हुए सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल देखिए. यहाँ पर आपको सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस दे रखा है जिसे हमें सॉल्व करना है. तो यहाँ हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख रहे हैं. तो ये वाला पोर्शन है, दिस इज द पोर्शन ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स. और ये राइट हैंड साइड पे जो टर्म्स थी ये आपको इंडिपेंडेंट टर्म्स वाला पोर्शन यहाँ पर लिखा है और बीच में पार्टीशन लगाया है. इसका हमें रो रैंक निकालना है. तो रो रैंक निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है कि इस पोजीशन पे मतलब फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट हम 1 बनाने की कोशिश करते हैं. तो यहाँ कई सारे ऑप्शंस हैं आपको इसे 1 बनाने के लिए. आप चाहें तो फर्स्ट रो को 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा. लेकिन वही है कि इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो सब जगह फ्रैक्शंस इंट्रोड्यूस हो जाएंगे और कैलकुलेशंस कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी. दूसरा ये है कि आप फर्स्ट रो में से सेकंड रो को अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं r1 माइनस r2 तो भी इस पोजीशन पे 1 आ जाएगा. अदरवाइज आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पर 6 आ रहा है एंड दिस 3 + 2 इज इक्वल टू 5. तो 6 में से 3 + 2 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी आपको 1 मिलेगा. तो इस हिसाब से भी आप 1 बना सकते हैं. तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो किया है r3 माइनस r1 प्लस r2 किया है. ये r3 पर यहाँ 6 आ रहा था, इसमें इन दोनों को जोड़ के इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर 1 मिल जाएगा. अब यहाँ 1 आ गया. उसके बाद आप r1 एंड r3 को इंटरचेंज कर दें तो आपको इस पोजीशन पे 1 मिल जाएगा. तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन किए गए हैं इसलिए किए गए हैं ताकि आपको यहाँ पर 1 मिल सके. अब ये आपकी चॉइस है आप किस तरीका का ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करके इस पोजीशन पे 1 लाएं. तो यहाँ r1 एंड r3 को इंटरचेंज करके यहाँ आपको इस पोजीशन पे 1 मिल गया. अब यहाँ 1 आने के बाद इसके नीचे के दोनों एलिमेंट्स को हमें 0 बनाना है. इसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन किए r2 माइनस 2r1 एंड r3 माइनस 3r1. तो ये हमारे अगले ट्रांसफॉर्मेशंस हैं. इन दोनों एलिमेंट्स को 0 बनाने के हिसाब से किए हैं. तो ये फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं है. r2 माइनस 2r1 करने से यू गेट द सेकेंड रो एंड r3 माइनस 3r1 करके ये आपकी थर्ड रो ट्रांसफॉर्म होके इस तरह से आ गई है. अब आप देख सकते हैं कि सेकेंड रो में से 13 कॉमन आ रहा है. तो r2 अपॉन माइनस 13 कर देंगे तो ये सेकेंड डायगोनल एलिमेंट आपका 1 बन जाएगा. तो फर्स्ट रो विदाउट एनी चेंज, ये सेकेंड रो में को माइनस 13 से डिवाइड किया है और थर्ड रो विदाउट एनी चेंज लिखी है. तो आपको सेकेंड डायगोनल एलिमेंट 1 के बराबर मिल गया है. अब इसके नीचे के एलिमेंट को 0 बनाने के लिए हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं r3 प्लस 16r1. ये ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद ये देखिए फर्स्ट एंड सेकेंड रोज विदाउट एनी चेंज जो हो रहा है r3 में हो रहा है
R3 प्लस 16 R2 करके ये आपकी ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स इस तरह से आ गई है। अब ये करने के बाद आपकी मैट्रिक्स ट्रायंगुलर फॉर्म में रिड्यूस हो गई है। आप चाहें तो इसमें से 6 कॉमन निकाल सकते हैं, R3 को 6 से डिवाइड कर सकते हैं। अदरवाइज आप नहीं भी करते हैं तो ये क्योंकि ट्रायंगुलर फॉर्म में रिड्यूस हो गई है, इसको यूज़ करते हुए आप सॉल्यूशन बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो आप सबसे पहले कंसिस्टेंसी चेक कर लीजिए। ये जो आपका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स वाला पोर्शन है, इसमें 3 नॉन ज़ीरो रोज हैं, इसलिए इसका रैंक 3। और पूरी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स देखें तो इसमें भी 3 नॉन ज़ीरो रोज हैं, इसलिए रैंक ऑफ द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ईच ऑफ देम इज इक्वल टू 3 एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू द नंबर ऑफ अननोन्स। तो R इज इक्वल टू n है, इसलिए सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब सिस्टम विल बी इक्विवेलेंट टू, जो इक्विवेलेंट सिस्टम आएगा उसमें इक्वेशंस आपको इस तरह से लिखनी है। यहाँ से आप फर्स्ट रो से स्टार्ट करिए, x प्लस 6y माइनस 6z विल बी इक्वल टू -5। तो ये हमें मिली पहली इक्वेशन। फिर सेकेंड रो से 0x प्लस y माइनस z इज इक्वल टू -1, तो यू गेट दिस सेकेंड इक्वेशन। थर्ड रो से 0x एंड 0y आएगा, तो सिर्फ 6z इज इक्वल टू 18 रह जाएगा अपने पास। तो ये आपके पास थर्ड इक्वेशन आ गई। अब नीचे से ऊपर चलते हुए हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो यहाँ से आपको z इज इक्वल टू 3 मिल रहा है। अब ये z इज इक्वल टू 3 हम सब्सटीट्यूट करें यहाँ पर, तो इक्वेशन नंबर 2 से अपने को y मिल रहा है -1 प्लस z, और z इज इक्वल टू 3 आप सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। अब इक्वेशन नंबर 1 से x आप निकाल लीजिए, तो x इज इक्वल टू -6y प्लस 6z एंड -5। अब यहाँ पर y एंड z की वैल्यूज़ हम निकाल चुके हैं, उन्हें आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई इक्वल टू 1। तो सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन हमें मिल गया, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखिए, यहाँ हमें पता लगाना है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ लैम्डा द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। लैम्डा के किन मानों के लिए ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दे रखा है ये कंसिस्टेंट होगा या संगत ये कब होगा। तो कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए हमने ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म की है। ये वाला पोर्शन कोएफिशिएंट मैट्रिक्स वाला पोर्शन है, और ये आपके मैट्रिक्स ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म्स से लिया हुआ है, ये जो राइट हैंड साइड पे टर्म्स आ रही थी ये। अब इसका रो रैंक निकालने के लिए फर्स्ट पोजीशन वाला डायगोनल एलिमेंट हमें 1 चाहिए, वो ऑलरेडी है। तो इसके नीचे वाले एलिमेंट्स को 0 बनाने के लिए हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया है R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R1। तो ये दो ट्रांसफॉर्मेशंस आप अप्लाई करिए, ये एलिमेंट 0 बन गए। R2 माइनस R1 करने से ये सेकेंड रो ट्रांसफॉर्म हुई है, एंड R3 माइनस R1 करने से ये थर्ड रो आपकी ट्रांसफॉर्म होके इस तरह से आ गई है। अब आप देखिए सेकेंड डायगोनल एलिमेंट 1 बन चुका है। अब हमें इसके नीचे वाले एलिमेंट को 0 बनाने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा R3 माइनस 3R2। तो ये अगला ट्रांसफॉर्मेशन किया R3 माइनस 3R2। अब फर्स्ट एंड सेकेंड रोज में कोई चेंज नहीं है, R3 माइनस 3R2 करने से ये आपकी थर्ड रो ट्रांसफॉर्म होके इस तरीके से आ गई है। अब यहाँ पर आप देखिए ये वाला जो पोर्शन था कोएफिशिएंट मैट्रिक्स वाला, इसमें एक रो 0 बन चुकी है, इसमें सिर्फ 2 नॉन ज़ीरो रोज हैं, इसलिए रैंक ऑफ द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2। कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी कहती है कि अगर सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट है
तो रैंक ऑफ द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू रैंक ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में हमारे पास ये एलिमेंट यहाँ पर आ रहा है, ये एलिमेंट अगर नॉन ज़ीरो हो जाता है तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक 3 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 3 नॉन ज़ीरो रोज आपको मिल जाएंगी। तो उस केस में सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स 3 हो जाएगा जबकि रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स 2 है। तो कंसिस्टेंसी के लिए ज़रूरी है कि ये जो लास्ट वाला एलिमेंट आ रहा है ये ज़ीरो के बराबर हो, ये ज़ीरो हो जाएगा तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की भी लास्ट रो ज़ीरो हो जाएगी और कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की लास्ट रो तो ज़ीरो है ही। तो इस केस में दोनों के रैंक 2 के बराबर हो जाएंगे। तो कंसिस्टेंसी के लिए ये एलिमेंट ज़ीरो होना चाहिए, दैट मीन्स दिस शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। अब इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लैम्डा में, इसके फैक्टर्स बना के लैम्डा की वैल्यूज़ निकाल लीजिए। तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 एंड लैम्डा इज इक्वल टू 2 अपने को मिल रहे हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 या लैम्डा इज इक्वल टू 2 पे ये एलिमेंट ज़ीरो हो जाएगा और ये ज़ीरो होने पे आपका सिस्टम कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो सिस्टम विल बी कंसिस्टेंट फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 1 एंड लैम्डा इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इसके दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स ए। ये मैट्रिक्स ए हमें दे रखी है, इसका इनवर्स आपको निकालना है और जो इनवर्स आप निकाल रहे हैं सेकेंड पार्ट में इसको यूज करना है, यूज इट टू सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट के लिए प्रोसीड करेंगे, इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे। तो इनवर्स जैसा आप जानते हैं, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज गिवन बाय एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए। तो ये एडजॉइंट ए लिखने के लिए हमने मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स बनाई है। ये कोफैक्टर्स लिखे हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के। देखिए कोफैक्टर्स हैं इसलिए ऑल्टरनेटली पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस के साथ आ रहे हैं। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज लेंगे तो ये आपको मिल गया एडजॉइंट ए। उसके बाद हमने डिटर्मिनेंट ए निकाला, सारणिक का मान निकाला। तो डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे, ये इसकी वैल्यू आ गई है। ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो ये एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए किया तो ए इनवर्स आपको मिल गया। तो ये आपके क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसको यूज़ करते हुए इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। तो ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दे रखा है इसके कोफिशिएंट्स को आप कंपेयर करिए गिवन मैट्रिक्स से। जैसे ये फर्स्ट इक्वेशन में कोफिशिएंट्स आ रहे हैं 1, -2 एंड 3। तो ये 1, -2 एंड 3 इस मैट्रिक्स का पहला कॉलम है। फिर अगली इक्वेशन देखिए, कोफिशिएंट्स हैं 2, 1 एंड -3। ये 2, 1 एंड -3 यहाँ आपका सेकेंड कॉलम है। और लास्ट इक्वेशन कोफिशिएंट्स है -1, 1 एंड 2, -1, 1 एंड 2, दिस इज द थर्ड कॉलम। तो ये जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसकी जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है दैट इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। ट्रांसपोज का मतलब इस रोज एंड कॉलम्स इंटरचेंज करके जो मैट्रिक्स आती है दैट इज ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज एक्स इज इक्वल टू बी, ये आपका गिवन सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस है। अब इसके हम सॉल्यूशन के लिए प्रोसीड करते हैं। तो अब आप देखिए ये जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस था ये ए ट्रांसपोज एक्स इज इक्वल टू बी इसके बराबर आ चुका था। अब हम दोनों तरफ ट्रांसपोज लेंगे। तो ट्रांसपोज लेने पे आपके पास आ गया, ये दोनों तरफ हमने ट्रांसपोज ले लिया। तो ए ट्रांसपोज एक्स का ट्रांसपोज दिस इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज। जब ट्रांसपोज लिया जाता है तो रिवर्सल लॉ ऑपरेट करता है। तो ट्रांसपोज ऑफ एक्स पहले लिखा जाएगा एंड देन ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो रिवर्सल लॉ के हिसाब से लिखा गया है एक्स ट्रांसपोज एंड देन ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, राइट हैंड साइड इज बी ट्रांसपोज।
2 बार ट्रांसपोज लेने का मतलब है कि रोज एंड कॉलम्स आपने 2 बार इंटरचेंज किए तो वापस आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स ए मिल जाएगी। तो X ट्रांसपोज A इज इक्वल टू B ट्रांसपोज। A इनवर्स से दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पर A को A इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट मैट्रिक्स आ जाएगी आपके पास। तो लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ X ट्रांसपोज रह जाएगा। इधर आप A इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको B ट्रांसपोज A इनवर्स मिलेगा। अब A इनवर्स हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, तो A इनवर्स की वैल्यू हम वहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे, और B ट्रांसपोज, B एक कॉलम मैट्रिक्स थी, जब आप ट्रांसपोज लेंगे तो ये रो मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी जिसमें सिंगल रो होगी, और ये हमने A इनवर्स की वैल्यू लिख दी है। 1/16 कांस्टेंट है, तो इसको बाहर आप ले सकते हैं और फिर इन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ का पहला एलिमेंट मिलेगा आपको 64, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यू गेट द सेकेंड एलिमेंट 48, एंड इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 32। 16 से डिवाइड करने पे ये मिल रहा है अपने को 432। अब ये हमें मिला है X ट्रांसपोज। अब X जो था ये कॉलम मैट्रिक्स थी XYZ, आप इसका ट्रांसपोज ले लीजिए। ट्रांसपोज लेने पे ये कॉलम मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी और आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। X इज इक्वल टू 4, Y इज इक्वल टू 3 एंड Z इज इक्वल टू 2। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में हमने पहले मैट्रिक्स A का इन्वर्स निकाला और फिर उसको यूज़ करते हुए हमने गिवन सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया। सो दिस एंड्स आवर डिस्कशन on non-homogeneous linear equations. Thank you for watching.